आईजीएल आज चुनिंदा ऑयल एंड गैस स्पेस में तेजी बनी, खासतौर से जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में कंपनियां वहां पर तेजी थी। डेरिवेटिव में आईजीएल, नॉन डेरिवेटिव में महानगर गैस में तेजी है। 1% के आसपास के रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है। सस्टेनेबल मूव लगता है क्या? 2 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं पॉजिटिव रिटर्न देते देते। जी जैसे देखिए डेरिवेटिव्स ये काउंटर्स की बात करें तो आईजीएल लगभग पिछले 8-10 वीक से एक रेंज में ही मूव कर रहा है। ऊपर में ये 1050-60 को नहीं निकाल पा रहा, नीचे में बार बार 995 985 के आसपास बाइंग आ रही है, तो रेंज बाउंड मूव है। बट मेरा मानना है कि आईजीएल के कंपेयर में पेट्रोनेट में अच्छा मूव बन सकता है। इस स्टॉक ने एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बनाया है, ब्रेकआउट देखने को मिला है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहे हैं। लगभग यहाँ पे 15 से 17% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी पर ट्रेड कर रहा है और ऑलरेडी हम यहाँ पे आज के ट्रेडिंग कॉल में हम रिकमेंड कर चुके हैं और हमारा मानना है कि ये रैली 430 to 435 तक एक्सटेंड हो सकती है। चलिए ठीक है चंदन, आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आप बात करेंगे हम पावर सेक्टर पे। जिस तरीके की आज न्यूज फ्लो डेवलप हो रहा है, सबसे ज्यादा हलचल वाले स्टॉक्स तो पावर सेक्टर के ही हैं आज डेरिवेटिव मार्केट पे। संदीप मेरे सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप, एक तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुना दिया टाटा पावर अदानी पावर को, जो एकदम से झटका लगा, डिटेल में मुद्दा समझाएं कि क्या मुद्दा था। उसके बाद मैं ये पूछूंगा कि आखिरकार असर क्या आएगा कंपनीज की बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट्स पे। पहले मुद्दा क्या था? देखिए, अदानी पावर और टाटा पावर्स की बिजली दरें बढ़ाने से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें इनके अदानी और टाटा पावर के जो मुंद्रा के प्रोजेक्ट्स है, अदानी पावर का 4620 मेगावाट और टाटा पावर का 4000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, ये इन्होंने इंडोनेशिया से इंपोर्टेड कोल के बेसिस पे शुरू किया था। और इसके लिए पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ पीपीएस किए थे। और 2010 में जब इंडोनेशिया ने अपनी जो कोयला एक्सपोर्ट की पॉलिसी है उसमें जो टैक्स के जो बदलाव किए थे, उसके बाद इन कंपनियों ने सीआरसी को अप्रोच किया था, जिसमें उनका कहना था कि जिस तरह से इंपोर्टेड कोयले की कॉस्ट महंगी हुई है, उस वजह से जिस प्राइस पे उन्होंने पीपीएस साइन किए थे राज्यों के साथ, वो बिजली सप्लाई करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो एक कंपनसेटरी टैरिफ की मांग की थी। इस संदर्भ में 21 जुलाई 2014 को एप्टेल के निर्देश पर सीआरसी ने इनको जो कंपनसेटरी टैरिफ है उसका ऐलान भी किया था। और इस फैसले के खिलाफ जो 5 राज्य हैं वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। अगस्त 2014 में जो एप्टेल का फैसला था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और लगातार इस मामले की जो सुनवाई है वो चल रही थी। आज इसके ऊपर एक फाइनल वर्डिक्ट निकल के सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अर्जी लगाई थी राज्यों ने उसको स्वीकार किया और जो एप्टेल का ऑर्डर था कंपनसेटरी टैरिफ देने का टाटा पावर और अदानी पावर को, उसको खारिज कर दिया है। तो ये एक बड़ी रूलिंग है अपने हिसाब से देखा जाए दोनों कंपनियों के लिए। और यही कारण है कि जिस तरह से कंपनसेटरी टैरिफ की जो अर्जी है वो खारिज हुई है, एप्टेल का ऑर्डर खारिज हुआ है, उसका इंपैक्ट न केवल अदानी पावर बल्कि टाटा पावर दोनों कंपनी पे आज देखने को। अच्छा संदीप, टाटा पावर 4% नीचे है, अदानी पावर 13-14% नीचे है, ऐसा क्यों? देखिए, जब ऑर्डर आया था, जैसे मैंने कहा कि 2014 में ये ऑर्डर आया था 21 जुलाई को, उसके बाद जो क्वार्टर आया था उसमें अदानी पावर ने ये जो बढ़े हुए कंपनसेटरी टैरिफ्स थे उसके बेसिस पे अपने जो नंबर से उसको घोषित किया था, यानी कि जो कंपनसेटरी टैरिफ्स थे उनको अपने नतीजों में फैक्टर इन कर लिया था। यही कारण था कि लंबे समय से अदानी पावर जो कि घाटे में चल रही थी उस समय, वो मुनाफे में लौट के आई थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला उसे खारिज किया, एप्पल का ऑर्डर जो खारिज किया गया है, जो कंपनसेटरी टैरिफ जो कि बढ़े हुए थे उसको अपने नंबर्स में दोबारा इस कंपनी को रिवाइज करना होगा। तो जाहिर सी बात है, इनके जो नंबर्स हैं, आने वाली तिमाही के नंबर्स जो हैं, अगर उसको रजिस्टर्ड किया जाता है तो बड़ा झटका उन नंबर्स में नीचे की और रिवाइज नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। और यही कारण है कि जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई उसमें उनका कहना है कि इनकी जो वैल्यूएशन है उसमें करीब 23 रुपये प्रति शेयर के आसपास का डेंट देखने को मिल सकता है। टाटा पावर की जहां तक बात है तो 15 रुपये प्रति शेयर के आसपास की जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि टाटा पावर के मुकाबले अदानी पावर, जो कि ऑलरेडी नंबर्स में इस चीज को फैक्टरिंग कर चुका है, उसमें ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि क्या असर होगा अदानी पावर टाटा पावर पे। अब चंदन, आपके कमेंट्स देखिए। डेरिवेटिव मार्केट पे ओपन इंटरेस्ट 20% बढ़ गया अदानी पावर, स्टॉक है 16% नीचे, क्या किया जाए? और आज जिन भी क्लाइंट से आपकी बात हुई है उनका क्या रुख है? मैं बड़े क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, अदानी पावर और टाटा पावर पे पोजीशंस कैसे बन रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट में? जी देखिए, इन दोनों ही काउंटर में शॉर्ट्स के बिल्टअप देखने को मिल रहे हैं। लगभग यहाँ पे देखें 20 से लेके 28-30% तक के शॉर्ट बिल्टअप हुए हैं। मैं स्पेशली टाटा पावर की यहाँ पे बात करूँ तो स्टॉक जो इसका इमीडिएट हर्डल था 90, उसको पार नहीं कर पाया और एक शार्प सेलिंग देखने को मिला है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये ब्रेक कर दिया। तो इन सारे पावर काउंटर का जो इमीडिएट सेंटीमेंट है वो नेगेटिव रहेगा। और मेरे हिसाब से ये जो सेलिंग प्रेशर हुआ है ये एक वीकली और डेली चार्ट को एक वोलेट कर चुका है। इसका जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन था उसके नीचे ये कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे वीकनेस जारी रहेगी और ट्रेडर्स को ये सलाह रहेगी कि पोजीशन रिड्यूस करें। कोई भी अभी एक बॉटम आए तो उसको
पिक करने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि ये काउंटर धीरे धीरे चलते हैं और एक सडन सेलिंग आ जाती है, यानी कि 10 दिन की मेहनत के बाद स्टॉक चलते हैं और एक दिन में सेलिंग आ जाती है, तो एक ट्रेडर्स को ये हताशा मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से पावर काउंटर से बेहतर है अब दूसरे जो सेलेक्टिव स्टॉक्स है, चाहे कैपिटल गुड्स की बात करें या PSU बैंक्स या फिर सेलेक्टिव मिड कैप बैंक्स है, वहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है और वहाँ पे शिफ्ट रहेंगे तो कंपैरेटिवली कम रिस्क में बेहतर रिटर्न बनाने की मुनाफा रणनीति बन सकती है। अच्छा, पर ये सरप्राइज मूव देखिए सर, आज आप डिफरेंशिएट देखिए मार्केट कैसे कर रही है पावर स्टॉक्स को। REC और PFC के चार्ट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स जो हैं ये आज दमदार एक्शन में हैं, दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहे हैं। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग लाइसेंस की बात निकल आई थी, आज के सत्र की खबर नहीं है, प्रीवियस सेशन की है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिफरेंशिएट बैंकिंग लाइसेंस का प्रबल दावेदार हो सकता है, बोली लगा सकता है। अभी कोई खबर नहीं आई है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, REC जैसी कंपनियों पर, लेकिन फिर भी ये स्टॉक्स ड्राइव हो रहे हैं मार्केट पे। 7% ऊपर है REC PFC दोनों के स्ट्रक्चर्स और डेरिवेटिव आंकड़े क्या बता रहे हैं सर? दोनों कंपनियों के जो प्राइस स्ट्रक्चर और डेटाबेस है वो दूसरी पावर कंपनी से एकदम डिफरेंट है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना और मेरे हिसाब से ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। हालांकि हमारी कवरेज पे नहीं है, बट जिस हिसाब से ये ब्रेकआउट दिया है लग रहा है कि यहाँ पे एक नई मोमेंटम बन सकते हैं। तो पावर कंपनीज में यदि किसी को बन रहा है तो REC और PFC बेटर रहेंगे कंपेरेटिवली। आप टोरेंट पावर, अडानी पावर या NTPC या दूसरे जो स्टॉक्स के नाम ले रहे हैं। साथ ही साथ एक और स्ट्रक्चर देख के बताएं, कंटेनर कॉर्पोरेशन आउट परफॉर्मर है इस पर्टिकुलर सीरीज का, ये तेजी भी और बढ़ती नजर आती है आपको, 2% ऊपर है आज। जी हाँ, कनकोर ने देखें एक अच्छा खासा प्राइस पैटर्न बनाया था। 4 दिन पहले इसने एक सप्लाई ट्रेंड लाइन को पार किया और उसके बाद में एक बड़ी रैली इस काउंटर में देखने को मिली है। 8 से 10% का मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है और मेरा मानना है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। 1110-15 के आसपास का सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है और 1180-85 तक भी ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। अच्छा, जो न्यू एडिशंस है ना मार्केट में, FNO मार्केट पे, वहाँ पर बजिंग एक्शन स्ट्रॉन्ग है। पिरामल एंटरप्राइजेज, अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर खोल के देखें तो क्या लगता है ये तेजी भी और बढ़ेगी, क्योंकि सीरीज के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है पिरामल एंटरप्राइज? जी देखिए, जो सेलेक्टिव काउंटर्स है जो FNO में आए हैं उनमें मेरा मानना है कि एस्कॉर्ट्स है या फिर डाल में सीमेंट है या फिर दूसरे जो स्टॉक्स है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हुए हैं, बट यहाँ पे बेस इतना कम है कि थोड़ा सा चेंज होती है ओपन इंटरेस्ट में, सडन परसेंटेज का स्विंग देखने को मिल जाता है। बट इन न्यू एडिशन में PVR और मुथूट फाइनेंस ये जो काउंटर है वो हमारे रेडार पे और यहाँ पे मोमेंटम बरकरार है। अच्छा, पहली पिक आप कौन सी देंगे, कहाँ खरीदारी करें मार्केट में? जी, मेरा मानना है कि ITC यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट के लिए एक स्टॉक उभर के आ रहा है। रिसेंटली देखिए 272 का एक सपोर्ट लिया और ये यूजुअली 272 पहले एक हर्डल हुआ करता था। मैं यहाँ पे यदि मार्च मंथ की बात करूँ तो 272 को पार नहीं कर पा रहा था और उस लेवल को गेप अप होके इस स्टॉक ने 290 तक रैली दी। तो अभी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहाँ पे सपोर्ट बना के काउंटर उभर रहा है और मेरा मानना है कि 272-273 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। तो 268 के स्टॉप लॉस यहाँ पे पोजिशनल 290 तक के टारगेट बन के नजर आएंगे और काउंटर काफी एक स्ट्रॉन्गली एक सपोर्ट लेवल से टर्न हो रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी के साथ ITC पहला कैंडिडेट है जहां पर तेजी बन सकती है। आज के सत्र में भी आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट टारगेट है 290, स्टॉप लॉस 268, इसको अपने रडार पर रखें। दूसरा स्टॉक जहां पर खरीदारी बन सकती है सर? जी हाँ, दूसरा काउंटर यहाँ पे हमने जस्ट डायल चुन रहे हैं। देखिए स्टॉक का जो 3-4 वीक का जो एक प्रॉफिट बुकिंग था वहाँ से टर्न हो रहा है, फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को ये पार कर रहा है और 50 डे मूविंग एवरेज के एग्जैक्ट आसपास सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे 535 के ऊपर एक नई शॉर्ट कवरिंग रैली भी स्टार्ट हो सकती है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और सप्लाई ट्रेंड लाइन को भी पार कर रहा है, वो भी ट्रेडर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। तो 525 के स्टॉप लॉस से 545 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। आज खबर भी थी, CCI ने मंजूरी दी है हेवल्स को लॉयड का कंज्यूमर ड्यूरेबल कारोबार खरीदने के लिए, उसका एक कहीं ना कहीं असर बन सकता है। ये स्टॉक कैसा लग रहा है अभी आपको चार्ट्स पे, हेवल्स 480 के जोन्स पे सर? जी हाँ रजत, देखिए हेवल्स काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे प्राइस पैटर्न बन रहा है। लगातार यहाँ पे हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, अपने लाइफ टाइम हाइप के आसपास चल रहा है और ये काउंटर ऐसा है कि बाजार के कंसोलिडेशन के बावजूद भी अपना एक तेजी की रफ्तार में कामकाज कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक ने एक न्यू हाई मारा है, 480-283 के आसपास से ट्रेड कर रहा है और मेरा मानना है कि 490-92 तक का मूवमेंट एक्सटेंड होना चाहिए। 473 के स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेडिंग की सलाह है। अच्छा, कोई ऑप्शन ट्रेड करना हो मार्केट पे तो कौन सा स्टॉक ऑप्शन रडार पर रहेगा? जी हाँ रजत, आप नए FNO काउंटर्स की बात कर रहे थे जो भी रिसेंटली मार्च सीरीज से आए हैं, उनमें एक एस्कॉर्ट्स भी काउंटर है और आज इस स्टॉक ने गेप अप ओपनिंग देख के अपने आप को होल्ड कर रहा है। स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव बायस है, प्राइस स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, तो 560 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 16-17 रुपए के आसपास ये कॉल ले, 14 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए और स्टॉक यदि अपने आप को होल्ड कर जाता है तो ये कॉल है 24-25 रुपए तक भी जा सकती है। अच्छा ठीक है, तो एस्कॉर्ट्स पे आप 560 की कॉल खरीद सकते हैं, 24 का टारगेट रहेगा, 14 रुपए का स्टॉप लॉस, फिलहाल 16 रुपए के आसपास मिल रही है, तेजी भी और बढ़ सकती है। अप्रैल की 560 की कॉल खरीदारी की सलाह रहेगी। IT पैक इन्फोसिस के नतीजों से पहले कैसा लग रहा है? ये डाइल्यूट हो जाएगा मूव जो आज मिला है? तमाम स्टॉक्स TCS, विप्रो
इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स निचले से एक पुल बैक शो कर रहे हैं, सस्टेनेबल लगता है क्या आपको? जी देखिए, आईटी काउंटर में ओनली हम टीसीएस पे अभी फोकस कर रहे हैं। हालांकि अर्निंग की वजह से हो सकता है वोलेटिलिटी हो, बट करंट प्राइस पैटर्न है उसके हिसाब से 2375 2380 एक मेजर सपोर्ट है। पहले ये हर्डल का काम करता था और एग्जैक्टली उसी सपोर्ट से ये काउंटर टर्न हो रहा है। हालांकि फॉलोअप मिसिंग है, बट 2450 के ऊपर निकलेगा तो इस काउंटर में एक जो इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग आई है वो ट्रेंड निगेट हो जाएगा और वहाँ से 60-70 रुपये की तेजी आने की गुंजाइश बनेगी। तो टीसीएस एक फोकस में 2375 का सपोर्ट है और 2440-50 के ऊपर यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट अमर्ज होने की गुंजाइश बन सकती है। अच्छा, एक स्टॉक देखिए जैन इरिगेशन, ये कैसा लग रहा है अभी चार्ट्स पे? क्योंकि आर्ली अगर चार्ट देखें तो पिछले कुछ 3 ट्रेडिंग्स, आज तो पूरा ही दिन इसने काफ़ी स्ट्रांगली मोमेंटम शो किया है। अभी ये स्टॉक आपको अगर ये आज 100 के लेवल्स को या फिर 101 के लेवल्स को होल्ड कर जाता है तो क्या इसमें पोजिशनल बाय रिकमेंड करेंगे जैन इरिगेशन में? जी वैसे देखिए, स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है प्राइस पैटर्न के हिसाब से, बट हमारा कवरेज नहीं है इसलिए हम इसमें कोई मेजर रिकमेंडेशन नहीं करना चाहते। बट ओवरऑल जिस हिसाब से साइकोलॉजिकल बैरियर को पार किया है, सेंटीमेंट पॉजिटिव बन रहा है। साथ ही साथ एक और स्टॉक जो आज एक्शन में नजर आ रहा है वो है L&T फाइनेंस होल्डिंग। एक बार इसके चार्ट स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। निचले से कुछ पुल बैक डेफिनेटली है और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से लगातार इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है। एक रेंज में है, ऊपरी स्तरों पर बार बार फंस जाता है स्टॉक। 2 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं, इसने बाजार को आउट परफॉर्म करने की कोशिश की है। L&T फाइनेंस स्ट्रक्चर वाइज, डेरिवेटिव आंकड़ों वाइज कैसा लग रहा है अभी आपको चंदन? जी ओवरऑल रेंज बाउंड मूवमेंट है और मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली दूसरे जो फाइनेंस काउंटर है वो बेहतर करने की क्षमता रखते हैं। DHFL काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर इस सेगमेंट में और मेरा मानना है कि वहाँ पे 400-410 तक के लेवल बनते हुए नजर आ सकते हैं। मैं फाइनेंस स्टॉक्स इसलिए पूछ रहा था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यही स्टॉक्स एक्टिव हुए हैं, चाहे आप मैक्स फाइनेंशियल की बात करें या फिर बजाज फाइनेंस, और ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर एक्शन आज भी है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिला था। बजाज फाइनेंस या फिर मैक्स फाइनेंशियल, कोई भी स्टॉक आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं फाइनेंशियल स्पेस में? पिछले कुछ सत्रों में अच्छी खरीदारी बन रही है चंदन। जी हाँ, बजाज फाइनेंस यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। 2 दिन पहले जो 1200-510 का जो हर्डल था उसको पार कर रहा है, स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है। लॉन्ग के बिल्टअप भी यहाँ पे हुए हैं तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स है वो 1230 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉक ने एक मेजर ब्रेकआउट दिया है, लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव मूव बरकरार रह सकते हैं। 1275-1280 ऊपर तक के लेवल यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं।